हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अति लघुतरीय। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग लघुतरीय दीर्घोत्तरीय सारे क्वेश्चंस का बात करेंगे। अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरी रहता है, आप लोग को और भी कोई चैप्टर पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के 3 विभिन्न रूपों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा के 3 विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका आ जाएगा रासायनिक ऊर्जा, सेकेंड विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे ऊर्जा के रूप हैं, तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था, जो हमको समझ में आया, वो आपको बताने की कोशिश करी है। ये रासायनिक ऊर्जा जो आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है और नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा है कि पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि जो हवा है उसमें कौन मतलब कैसा ऊर्जा उसमें उपस्थित होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो पवन है उसमें गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होता है? गतिज ऊर्जा। एक तो आपने स्थितिज ऊर्जा पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा। क्यों गतिज ऊर्जा है? क्योंकि पवन हमेशा गति करते रहता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो हवा की चाल है उसमें कितना होना चाहिए हवा की चाल, तब तो आप पवन ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें पूछा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत है या अनवीकरणीय। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन जो है वो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो है उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका किरोसिन वगैरह आ जाएगा। तो इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है वो आपका अनवीकरणीय स्रोत है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र में पानी की किस ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे पानी की ऊर्जा की बात करिए तो पानी जो यहाँ पे रहेगा वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा, उसको हम लोग टरबाइन से चला करके विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या गोबर गैस ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इसका कहेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि गोबर गैस अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन होने का मतलब क्या होता है कि आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा नहीं कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो गोबर गैस है वो आपका नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 विधियों के नाम लिखें जिनके द्वारा पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। 2 विधियों के नाम यहाँ पे आपको बताना है जिनका उपयोग हम लोग जल विद्युत करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में आप नदी के ऊपर क्या करिए, ऊंचे बांध बना दीजिए। फिर सेकंड आपका जल प्रपात या वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण कीजिए। तो ये 2 विधि से आप क्या करेंगे, जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि नदी पे जब आप डैम बनाएंगे तो वहां पे टरबाइन वगैरह लगा करके या टरबाइन वगैरह की सहायता से आप यहाँ पे जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। फिर जल प्रपात या वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, फिर भी वहां पे आपको टरबाइन लगाना होगा, और फिर आप वहां से जल से क्या करेंगे, विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे नदी पर ऊंचे बांध बनाकर या जल प्रपात या वर्षा जल संग्रहण करके होगा। अब आता अगला क्वेश्चन कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत है वो आपका पेट्रोलियम है, और उसके बाद प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए, बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि मीथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि मीथेन का सूत्र क्या होगा। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, जिसमें पूछा गया है
कि सौर ऊर्जा की कोई एक विशेषता को लिखिए। तो देखिए वैसे तो सौर ऊर्जा के बहुत सारे विशेषताएं हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा आसानी से उपलब्ध होता है, इसमें कोई खर्च वगैरह नहीं होता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। ये सारे चीज इनके विशेषताएं हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि सौर ऊर्जा सस्ता और प्रदूषण रहित होता है, तो ये इसकी विशेषता है। इसको आप इजिली टेकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि बॉक्स बॉक्स यहाँ पे बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2 से 3 घंटे प्राप्त कर सकता है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में ताप की सीमा क्या है जो वह 2 से 3 घंटों में प्राप्त कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा 100 से 140 डिग्री सेल्सियस। 100 से कितना, 140 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, जिसमें पूछा है कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कौन सा दर्पण सौर कुकर में सबसे अधिक उपयुक्त होगा और क्यों होगा। तो देखिए इन तीनों दर्पण में, ठीक है, समतल, उत्तल और अवतल में सबसे जो ज्यादा उपयोगी यहाँ पे होगा वो अवतल दर्पण होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रकाश के किरण को क्या करता है, अभिसारित करता है एक बिंदु पर। हमने लिखा भी है कि अवतल दर्पण होगा। क्यों होगा? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को अभिसारित अर्थात एक जगह पर फोकसित करता है। ठीक है, क्या करता है, एक जगह फोकसित करता है, जिसके वजह से जो कुकर है वो जल्दी हीट होगा, उसमें खाना जल्दी बनेगा। तो इस वजह से हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में या सौर कुकर में करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, जिसमें पूछा है कि सौर सेल ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है। तो ऊर्जा के ये 2 रूप कौन कौन से हैं, या ये ऊर्जा के 2 रूप क्या है। तो देखिए सौर सेल जो है ऊर्जा को 2 रूप में बदलता है। पहले तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो सौर सेल है उसको सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका 2 रूप हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक प्ररूपी सौर सेल कितनी वोल्टता एवं कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक जो प्ररूपी सौर सेल है वो कितनी वोल्टता और कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देखिए अगर हम वोल्टता की बात करें तो वोल्टता 0.5 से लेकर के 1 वोल्ट तक ये वोल्टता इसकी होती है। और अगर हम इसकी विद्युत ऊर्जा की बात करें तो ये 0.7 वाट होता है। कितना होता है, 0.7 वाट। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईंधन से उस ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फिर से रिपीट, ईंधन से ऊर्जा को, देखिए ईंधन में आपका जीवाश्म ईंधन, कोई भी ईंधन आ सकता है। उससे जब आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दहन क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया, दहन क्रिया। अब दहन क्रिया क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी है, आपके पास कोई कोयला है, और जब आप इसको आग लगाते हैं, जब आप इसमें आग लगाते हैं तो इससे जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग बोलते हैं दहन क्रिया। इससे हम लोग जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दहन ऊर्जा। और ये जो प्रक्रिया हुआ इसको हम लोग बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं, दहन। तो ये दहन क्रिया के द्वारा आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं ईंधनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, जिसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और भी है, हमने यहाँ पे 3 ही लिखा है। और आपको कमेंट सेक्शन में तीनों के सूत्र लिख करके बताना है कि तीनों का सूत्र क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे 17 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उससे हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, विद्युत ऊर्जा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, जिसमें कहता है कि उस प्रक्रिया का नाम लिखें जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के द्वारा ही सूर्य अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, इसमें पूछा गया कि यदि वायुमंडल की ऊपरी परत जो 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त करता है तो इसमें से कितनी ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो देखिए पृथ्वी के जो वायुमंडल की ऊपरी परत है
वायुमंडल के जो ऊपरी परत है अगर उसमें 100 जूल सौर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है तो पृथ्वी तक आने में 47 से 50 जूल लगभग होता है। अप्रोक्स में आपके बुक में 47 ही दिया है तो आप यहाँ पे 47 ही लिखेंगे, ठीक है, 47 जूल लगभग। अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभिकीय संलयन को उच्चतर ताप पे क्या किया जाता है, प्रक्रिया के द्वारा पूरी की जाती है, नाभिकीय संलयन को। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपने सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं।